हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर आखिर होता क्या है, कैसे लाइट का इंटरफेरेंस होने के कारण हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, और साथ ही साथ अंत में हम लोकलाइज्ड फ्रिंजेस का मतलब क्या होता है, लीनियर और सर्कुलर फ्रिंजेस का मतलब क्या होता है वो भी देख लेंगे। और ये सारी बातें ये बोर्ड पे भी लिखी हुई है, जिससे करके हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे तो पहले हम ये देखते हैं कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर है क्या। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है वो एक होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो माइकलसन नाम के साइंटिस्ट ने 1881 में इंट्रोड्यूस किया था। 1881 में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये जो इंटरफेरोमीटर है उसकी हेल्प से हम लाइट का इंटरफेरेंस देख सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज टू सी द इंटरफेरेंस फिनोमिना। लाइट का जो इंटरफेरेंस होता है, यानी कि दो लाइट जब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करती है तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो हमें डार्क फ्रिंजेस मिलेगी। और ये जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है उसमें हम दो ऑप्टिकल प्लेन का यूज करने वाले हैं। ऑप्टिकल प्लेन यानी क्या, मिरर इन सिंपल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं। दो ऑप्टिकल प्लेन को हम पास में लाके लाइट के इंटरफेरेंस के फिनोमिना हम देख पाएंगे। तो वही लाइन लिखी है कि बाय ब्रिंगिंग two optical planes together we can see what interference phenomena of light। अब इसका प्रिंसिपल क्या है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर जो भी हम लाइट ले रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, उसके एम्पलीट्यूड का डिवीजन हो रहा है, या फिर बोल लेंगे जो लाइट की इंटेंसिटी है वो लाइट की इंटेंसिटी को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है प्रिंसिपल में, डिवीजन ऑफ द लाइट एम्पलीट्यूड, यानी कुछ एम्पलीट्यूड ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ एम्पलीट्यूड जो लाइट का होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ लाइट की इंटेंसिटी चली जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, और कुछ लाइट की इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वही लिखा है, सम लाइट इज ट्रांसमिटेड एंड सम लाइट इज रिफ्लेक्टेड। बस यही इसका प्रिंसिपल है, एम्पलीट्यूड का डिवीजन होगा और कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी यानी चली जाएगी, और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इतनी बेसिक सी बात हमने देख ली। अब हम पढ़ लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीजें आएगी। तो सबसे पहले हम बोल देंगे, हम एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस ले लेंगे। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यानी क्या कि जिसके अंदर एक ही कलर की लाइट हो, जैसे कि हम ब्लू लाइट ले सकते हैं, हम रेड लाइट ले सकते हैं, येलो लाइट ले सकते हैं, लेकिन हम वाइट लाइट का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वाइट लाइट जो है वो 7 कलर से बनी होती है, और हमें क्या चाहिए कंपलसरी माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, यानी एक ही कलर की लाइट चाहिए। ये जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है उसे हम ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस एल है उसके फोकस पे रख देंगे, जिसके कारण जो भी लाइट निकलेगी वो लाइट, ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। किसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गया? ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये जो लाइट निकल रही है उसको ये कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने दे रहा है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया है वो कॉन्वेक्स लेंस लाइट को डिजायर्ड डायरेक्शन में आगे जाने देगा, यानी जो डायरेक्शन हमें चाहिए वो डायरेक्शन में आगे जाने देगा, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने देगा। ये जो लेंस है उसके आगे हम ऐसा एक ग्लास स्लैब पी ले लेंगे। ये ग्लास स्लैब की जो बैक साइड होगी, पीछे की साइड होगी, उसको हम सिल्वर कोटिंग कर देंगे। ठीक है, बाद में ये जो ग्लास स्लैब है उसको हम रखेंगे 45 एंगल पे, ये जो इंसिडेंट रे है उससे, यानी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, हमने ग्लास स्लैब को इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से 45 एंगल पे रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये जो ग्लास स्लैब पी है उसके जस्ट आगे हम ग्लास स्लैब सी ले लेंगे, और ये ग्लास स्लैब की कोई भी साइड पे हम सिल्वर कोटिंग करने वाले नहीं हैं। और ये जो ग्लास प्लेट सी है उसे हम कंपनसेटरी प्लेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बाद में देख लेंगे। ये जो कंपनसेटरी प्लेट है उसको भी हम 45 डिग्री पे रखने वाले हैं, ये जो इंसिडेंट रे है उसके डायरेक्शन के साथ। बाद में ये जो सी प्लेट है उसके सामने हम एक फिक्स्ड मिरर रख देंगे, जिसका नाम दे देंगे हम M2, यानी इसको हम मूव नहीं
नहीं कर पाएंगे। और इसके जस्ट ऊपर की साइड हम दूसरा एक मिरर M1 ले लेंगे और ये मिरर को हम बोल देंगे मूवेबल मिरर, यानी इसको हम मूव कर पाएंगे। तो ये सारी बातें थी कंस्ट्रक्शन की। अब कैसे लिखना है वो इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी है, कौन सी, कि इसको हम कंपनसेटरी प्लेट क्यों बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि सपोज करते हैं अभी ये जो कंपनसेटरी प्लेट है वो है नहीं, और ये जो दोनों मिरर रखे हुए हैं वो O पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, यानी कि OM1 का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस OM2 का है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। यानी फिजिकल पाथ जो है O पॉइंट से M1 और M2 मिरर का वो सेम है। सपोज करते हैं ये 10 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है O पॉइंट से मिरर M1, तो O पॉइंट से मिरर M2 भी 10 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है। फिजिकल पाथ इनका दोनों का सेम है। अब यहां से जब रे ऑफ लाइट निकलेगी तब क्या होगा, ये पॉइंट पे कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी, तो ये हो गया हमारा ट्रांसमिटेड रे। कुछ लाइट ट्रांसमिट हो गई और ये पॉइंट पे कुछ लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी लाइट यहां से निकली, कुछ ट्रांसमिट हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, यानी एम्पलीट्यूड का डिवीजन हो गया। अब जब ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है रिफ्लेक्ट होके वापस से O पॉइंट पे आएगी, अभी हम क्या मान के चल रहे हैं, ये प्लेट है नहीं, तो जब ये लाइट O पॉइंट से निकली और वापस यहाँ पे आई तब इसको सपोज करते हैं टाइम लगता है 2 सेकंड का, ठीक है। और O पॉइंट से जब ये लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पे गई और रिफ्लेक्ट होके वापस आई तब इसको समय लगेगा सपोज करते हैं 5 सेकंड का। क्यों ऐसा, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 5 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे जब O पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आएगी तब इसके पास एयर मीडियम होगा और एयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, तो जल्दी से रिफ्लेक्ट होके ये लाइट आ जाएगी 2 सेकंड के अंदर। जबकि यहां से जब लाइट निकलेगी तब क्या होगा, ये लाइट डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी। डेंसर मीडियम में क्या होता है, स्पीड लाइट का कम हो जाता है, फिर स्पीड बढ़ेगी और रिफ्लेक्ट होकर स्पीड बढ़ेगी, वापस से यहाँ पे आएगी तो स्पीड घटेगी, फिर पॉइंट O पे आएगा, यानी समय ज्यादा लग जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये जो हमारा फिजिकल पाथ है वो डिस्टेंस तो सेम है लेकिन ऑप्टिकल पाथ डिफरेंट है। ऑप्टिकल पाथ यहाँ पे 2 सेकंड का है और यहाँ पे 5 सेकंड का है, तो हमें ऑप्टिकल पाथ भी सेम करवाना है। एक ही समय पर ये दोनों लाइट रिफ्लेक्ट होके O पॉइंट पे आनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपनसेटरी प्लेट C रख देंगे। उसका क्या फायदा होगा कि यहाँ से जब लाइट निकलेगी स्पीड में, डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, स्पीड कम हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर स्पीड में आएगी, वापस से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, वापस से स्पीड कम हो जाएगी, यानी अब समय जो है वो 5 सेकंड का हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ 5 सेकंड, यहाँ से यहाँ भी 5 सेकंड। तो ये जो कंपनसेटरी प्लेट है उसका यूज क्या है, जो ऑप्टिकल पाथ है उसको इक्वलाइज करना है, इसलिए हम इसे कंपनसेटरी प्लेट बोलते हैं। तो यही चीज यहाँ पे नोट पे भी लिखी हुई है कि फिजिकल डिस्टेंस जो है OM1 और OM2 का वो तो सेम है, देख लिया अभी हमने, लेकिन हमें क्या इक्वल करना है, हमें ऑप्टिकल पाथ भी इक्वल करना है। तो यहाँ पे लिखा है टू इक्वलाइज द ऑप्टिकल डिस्टेंस या ऑप्टिकल पाथ, ये जो कंपनसेटरी प्लेट C है उसका हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लाइट ट्रांसमिट हो गई, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट दोनों O पॉइंट पे इंटरफेयर करने वाली है, सुपर इंपोज होने वाली है, जिसके कारण यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिसके कारण ऐसी कुछ फ्रिंजेस हमें देखने को मिलेगी। ये फ्रिंजेस को देखने के लिए हम इसकी जस्ट नीचे की साइड पे ऐसा एक टेलीस्कोप लगा देंगे जिसमें हम ऐसी कुछ फ्रिंजेस देख पाएंगे। सो आई होप आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब ये सारी बातें लिखनी कैसी है वो यहाँ पे मैंने लिख के रखी है, यही बात लिखनी है। पहला क्या है कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, यानी क्या सिंगल कलर का जो लाइट का सोर्स होगा उसे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट बोल देंगे। दूसरा हमने लिया था कॉन्वेक्स लेंस L, उसका यूज क्या है, जो भी लाइट है उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में वो भेज देता है या डिजायर्ड डायरेक्शन में जाने देता है। नेक्स्ट है ग्लास स्लैब P, उसकी क्या था, बैक साइड कैसी थी, सिल्वर कोटेड थी, तो वही लिखा है सिल्वर पॉलिश्ड है बैक साइड, और कितने एंगल पे हम रखा है उसको, 45 डिग्री पे, किससे, इंसिडेंट रे से, ठीक है। नेक्स्ट आता था कंपनसेटरी प्लेट C, तो उसका यूज क्या था, तो उसको हम बोलते थे कि जो भी हमारा रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे है उसका जो ऑप्टिकल पाथ है उसको इक्वलाइज करने के लिए हम कंपनसेटरी प्लेट का यूज करते थे, इसलिए इसे नाम दे दिया कंपनसेटरी। कंपनसेट करके दे देता था क्या, ऑप्टिकल पाथ को। नेक्स्ट आता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का यूज क्या है, टू सी दी इंटरफेरेंस और फ्रिंजेस जो होती है वो देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया गया था। और ये हमारा हो गया M1 कैसा था, मूवेबल मिरर था, ठीक है, ऊपर की साइड रखा था। और ये M2 है, फिक्स्ड मिरर है जो साइड पे रखा गया था, ठीक है। तो इतनी बात सपोज
करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं कि जो हमें फ्रिंजेस मिलने वाली है वो फ्रिंजेस का शेप कैसा होगा। तो शेप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस आती है। अभी हमने देखा कि मूवेबल मिरर M1 इधर था और ये मिरर M2 इधर था, दोनों के बीच का एंगल कितना था 90 डिग्री। तो वही लिखा है M1 एंड M2 मिरर आर प्लेस्ड एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे अगर हम प्लेस करते हैं तो ये जो हमारा ग्लास प्लेट P है उसके रिफ्लेक्शन के कारण ये जो हमारा M2 मिरर है उसका वर्चुअल इमेज ये M1 मिरर के जस्ट नीचे बन जाएगा। ये हो गया हमारा M2 डैश, इसका इमेज यहाँ पे बन गया वर्चुअल इमेज। ठीक है, वापस एक बार, ये जो ग्लास प्लेट P है उसके रिफ्लेक्शन के कारण ये जो हमारा M2 मिरर है उसका वर्चुअल इमेज जो है वो M1 मिरर के जस्ट नीचे बनेगा, जिसे हम M2 डैश नाम दे देंगे। ये M2 हमारा मिरर है, उसका वर्चुअल इमेज इसके रिफ्लेक्शन के कारण M1 के नीचे बन जाएगा, जिसे हमने M2 डैश नाम दे दिया। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ D मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो इतनी गैप आई उसमें कुछ एयर फिल्म यानी कुछ हवा की कुछ लेयर हो सकती है यहाँ पे। तो जो भी शेप होगा हमारा वो तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। तो पहले तो ये लाइन लिखनी कैसे है वो देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर M2, इसका रिफ्लेक्शन ड्यू टू प्लेट P, ये प्लेट P के कारण मेक्स अ वर्चुअल इमेज, ये रहा हमारा वर्चुअल इमेज ऑफ M2 मिरर। ये M2 मिरर का कहाँ पे, जस्ट बिलो M1 मिरर, ये M1 मिरर के जस्ट नीचे वर्चुअल इमेज बन जाएगा। और जो शेप होगी फ्रिंजेस की वो तीन पैरामीटर पे डिपेंड करेगी। कौन सी पैरामीटर पे, पहले तो ये जो डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करेगी, तो डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2 डैश D पे डिपेंड करेगी। दूसरा डिपेंड करेगी यहाँ पे कैसी एयर फिल्म बन रही है फॉर्म्ड बिटवीन M1 एंड M2, उस पे डिपेंड करेगी। और तीसरा किस पे डिपेंड करेगी, ये M1 और M2 डैश है उसके बीच में एंगल भी तो हो सकता है। ये हमारा M1 हो गया, M2 ऐसे भी तो हो सकता है। ये हमारा सपोज M1 हो गया, M2 ऐसे भी तो हो सकता है। ये सपोज M1 हो गया, M2 ऐसे भी तो हो सकता है। यानी एंगल पे डिपेंड करेगी, एंगल पे फ्रिंज का जो शेप होगा वो। तो ये तीन बातें हमें याद रखनी है कि शेप किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। ये डे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एयर फिल्म पे डिपेंड करता है, और ये एंगल पे डिपेंड करता है M1 और M2 डैश के बीच का। तो इतनी बातें हमें लिख के आनी है। आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसका रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, जो एग्जाम में हमें यही बना के आना है कि कैसे दो लाइट का इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ले लिया। यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, एक प्लेट P लगा ली, जो आगे डायग्राम में हम देख चुके हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, लाइट आई, डेंसर मीडियम में एंटर किया, यानी बैंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल आ गया, बैंड हो गई। बाद में रेयर मीडियम यानी एयर में गई तो बैंड अवे ऑफ दी नॉर्मल आ गया। ठीक है, अभी अभी हमने देखा कि ये प्लेट का रिफ्लेक्शन होने के कारण M2 मिरर है उसका वर्चुअल इमेज M1 के नीचे बनता है, जिसे हम M2 डैश बोल देते हैं। तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ पे टकराने वाली है, ये जो वर्चुअल इमेज है वहां पे सपोज करते हैं एंगल थीटा है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, थीटा होगा। लॉ ऑफ मिरर में हम सारी चीजें पढ़ के आए हैं कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ चली जाएगी, हमारे टेलीस्कोप में। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, वर्चुअल इमेज। तो यहां से कुछ रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ रे ट्रांसमिट हो जाएगी। सपोज 7 इंटेंसिटी की रे रिफ्लेक्ट हो गई और 3 इंटेंसिटी की रे ट्रांसमिट हो गई, यानी कि थी कितनी 10 की। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी जो रे का था वो डिवाइड हो गया, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट हो गया। अब ये जो दूसरी लाइट जो ट्रांसमिट हो गई है तो रिफ्लेक्ट हो गई, टेलीस्कोप में चली गई। ये जो ट्रांसमिट हुई है वो ऊपर जो हमने M2 मिरर रखा था वहां से रिफ्लेक्ट होगी, वहां से ट्रांसमिट नहीं होगी। क्यों, बैक साइड उसकी क्या है, ब्लैक कोटेड है, तो ट्रांसमिट हो जाएगी। अगर ये एंगल थीटा पे वो रिफ्लेक्ट हुई है तो थीटा पे ही ट्रांसमिट होने वाली है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ मिरर हम पढ़ चुके हैं। यानी कि यहाँ पे ये फर्स्ट रे और ये सेकंड रे, ये फर्स्ट रे और सेकंड रे कहाँ पे जाएगी, टेलीस्कोप के अंदर जाने वाली है। अब टेलीस्कोप में जब हम देखेंगे ये दोनों रे को तो हमें क्या लगेगा, ये दोनों रे यहाँ से थोड़ी आ रही है, ये दोनों रे तो कुछ इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है। क्योंकि हमें पता है लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो हमें टेलीस्कोप पे जब देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइट एक्चुअली कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, कोई सोर्स S2 और कोई सोर्स S1 में से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे S1 सोर्स, यहाँ पे मार्क कर देंगे S2 सोर्स। S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस हमेशा
2d होगा अगर ये m1 और m2 डैश के बीच का डिस्टेंस d है। तो इतना हमें याद रखना है, अगर ये डिस्टेंस d है तो उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये एंगल हमारा, ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। ये एंगल अगर हमारा थीटा आया तो पैरेलल लाइन है तो ये भी एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। तो इतनी बात भी हमें समझ में आ गई, यानी इनफाइनाइट सोर्स से ये दो लाइट आ रही है ऐसा हमें लगेगा। अब यहाँ पे हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस देखनी है तो उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, पाथ डिफरेंस। YDSE में हम पढ़ के आए हैं पाथ डिफरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अलग अलग पाथ डिफरेंस होते हैं। तो ये जो दो रे ऑफ लाइट है इसमें भी कुछ पाथ डिफरेंस होगा, तो वो पाथ डिफरेंस हम जानने की कोशिश करते हैं। कैसे जानने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हम S2 पे से एक परपेंडिकुलर लाइन गिरा देंगे, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, बोल देंगे S2R। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि अब हमें पता लग जाएगा कि ये रे यहां से चल रही है और ये जो S1 में से जो रे आ रही है वो कुछ इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल चुकी है, अब दोनों रे ये पॉइंट से साथ में चलेगी, यानी ये क्या हो गया हमारा पाथ डिफरेंस हो गया। तो इसे हम बोल देंगे पाथ डिफरेंस। शायद से बात समझ में आ गई होगी। या ऐसे करके जा रही है, ये दोनों का सपोज डिस्टेंस 8 मानते हैं, ये 3 एक्स्ट्रा चल चुकी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हो हमारा क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा ये वाली लाइन, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा इसको बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस कुछ होगा तो ये पाथ डिफरेंस S1R हमें ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है S1 S2R उसमें से हम cos थीटा फाइंड कर देंगे तो हमें पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस S1R डिवाइड बाय S1 S2, S1R डिवाइड बाय S1 S2। तो cos थीटा इज इक्वल टू S1R, S1 S2 कितना है 2D है तो 2D रख लिया। हमें क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस S1R, तो S1R को सब्जेक्ट बना दिया तो 2 हो गया 2D cos थीटा। S1R को हम क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस डेल्टा, तो यहाँ पे लिख लिया डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू 2D cos थीटा। अब न्यूटन्स रिंग में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तब उसमें λ/2 जितना पाथ डिफरेंस कम हो जाता है। तो ये जो पाथ डिफरेंस आया उसमें माइनस λ/2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था स्टोक्स थ्योरम में कि रिफ्लेक्शन के कारण λ/2 जितना पाथ डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है इसमें से, तो माइनस λ/2 हम लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया, हमें मिल चुका है पाथ डिफरेंस माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। जबकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE में अगर याद हो तो पाथ डिफरेंस कितना आता था, d sin थीटा के बराबर आता था, अगर याद हो तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस हमारा मिल चुका है 2D cos थीटा माइनस λ/2। बस अब हमें पाथ डिफरेंस मिल चुका है। अब पाथ डिफरेंस अगर हमारे पास है तो हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ सकते हैं। कहाँ पे हमें मैक्सिमा मिलेगा, कहाँ पे मिनिमा मिलेगा, मैक्सिमा होने की कंडीशन क्या है, मिनिमा होने की कंडीशन क्या है, ये सारी बात हम YDSE में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि मैक्सिमा यानी ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, मिनिमा यानी डार्क फ्रिंज मिलेगा। मैक्सिमा के लिए या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, वो YDSE में हम पढ़ चुके हैं कि डेल्टा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्बडा के बराबर होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ये कंडीशन है, ठीक है। पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या फिर मैक्सिमा के लिए या फिर ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या है, पाथ डिफरेंस n लैम्बडा के बराबर है। यहाँ पे लैम्बडा यानी पाथ डिफरेंस ये कितना हमने लिया था, ये हमने फाइंड किया था 2D cos थीटा माइनस λ/2, तो लिख लो 2D cos थीटा माइनस λ/2 किसके बराबर होगा, n लैम्बडा के बराबर होगा। ये λ/2 को यहाँ पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से ये लैम्बडा और ये लैम्बडा को हम कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा n + 1/2 इंटू लैम्बडा। तो ये हो गया हमारा क्या कंडीशन, किसके लिए, मैक्सिमा के लिए या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या फिर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। ऐसे ही हम कंडीशन ढूंढ लेंगे कि कहाँ पे मिनिमा मिलेगा, कहाँ पे डार्क फ्रिंज मिलेगी, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। तो मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या थी कि जो पाथ डिफरेंस होगा वो 2n-1 λ/2 के बराबर होगा। हमने YDSE में देखा था, यहाँ पे कंडीशन है n-1/2 इंटू लैम्बडा। ये जो पाथ डिफरेंस है माइकलसन फेरोमीटर का वो हमने पहले से ही ढूंढ के रखा है 2D cos थीटा माइनस λ/2, तो वो लिख लिया हमने, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो 2D cos थीटा माइनस λ/2 ये n लैम्बडा माइनस λ/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो 2D cos थीटा ये यहाँ पे चला जाएगा, λ/2 प्लस λ/2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमें मिल चुकी है 2D cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा किसकी, मिनिमा की, जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी, जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
डिफरेंस मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो भी हमें फ्रिंजेस मिलने वाले हैं ब्राइट और डार्क, उसमें जो सेंट्रल फ्रिंज होगी वो हमेशा कैसी होने वाली है, वो हमेशा डार्क होने वाली है। ये हमें याद रखना है पॉइंट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ लेते हैं, कंडीशन भी हमें मिल चुकी है। अब हम देखते हैं कि जो हमें फ्रिंजेस मिल रही है उसका रेडियस और कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमें मिल पाएंगे। तो जो भी शेप होगा फ्रिंजेस का, जो भी रेडियस होगा फ्रिंजेस का, जो भी नंबर ऑफ फ्रिंजेस होगी, कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस होगी, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डी डिस्टेंस यानी क्या, हम देख चुके हैं ऊपर हमारा एक मिरर था M1 और यहाँ पे एक प्लेट थी, यहाँ पे M2 मिरर था, M2 का रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे हमें M2 डैश मिलता था, ये डिस्टेंस को हम d मिलते थे। तो जो भी हमारा रेडियस या फिर शेप होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, d डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो वही लिखना है, रेडियस ऑफ फ्रिंज या फिर शेप ऑफ फ्रिंज या नंबर ऑफ फ्रिंज is depending on what separation between M1 and M2 dash which is called as D। दोनों का सेपरेशन कितना है उस पर डिपेंड करेगा ये। अगर D बराबर 0 हम ले लेते हैं, यानी कि M1 और M2 डैश अगर ओवरलैप है एक दूसरे को, यहाँ पे लिखा है इफ D बराबर 0 या फिर M1 और M2 एक दूसरे के ओवरलैप है, तो हमें टेलीस्कोप में कंप्लीट डार्क दिखेगा, यानी डार्क फ्रिंजेस दिखेगी। तो वी गेट डार्क फ्रिंज इन दी टेलीस्कोप। तो ये केस ये रहा, d बराबर 0 यानी जो हमारा ऊपर का M1 है और M2 डैश है दोनों एक दूसरे के ओवरलैप हो चुके हैं, d बराबर 0 है, तो हमें क्या मिलेगा, कंप्लीट डार्क हमें फ्रिंज मिल जाएगी, जिसका रेडियस कुछ r मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाएंगे, यानी d हम λ/2 ले लेंगे। लैम्बडा यानी क्या, वेवलेंथ, लाइट की λ/4 ले लेते हैं। लैम्बडा यानी वेवलेंथ, जो भी हम लाइट ले रहे हैं उसकी λ/4, पहले कितना था 0, λ/4 सपोज करते हैं 0.25 डिस्टेंस हमने किया। तब क्या होगा, तब हमें एक और नई फ्रिंज एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ठीक है, और एक और नई फ्रिंज एक्स्ट्रा मिली, उसके सामने ये जो रेडियस था वो अब कम हो जाएगा, यानी रेडियस कम हो गया, नंबर ऑफ फ्रिंज बढ़ गई। ठीक है, और अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं, λ/2 करते हैं, λ/2 यानी 0.5 डिस्टेंस लेते हैं, तो क्या होगा, एक और फ्रिंज हमें मिल जाएगी एक्स्ट्रा, लेकिन ये जो रेडियस है ये रेडियस कम हो गई, यानी वापस से रेडियस कम हो गई, नंबर ऑफ फ्रिंज बढ़ गई। और डिस्टेंस बढ़ाते हैं, M1 और M2 डैश के बीच का λ/1.33 यानी कि सपोज करते हैं 0.75 हमने डिस्टेंस लिया, तो क्या हो गया, वापस से ये जो रेडियस है और कम हो गई, रेडियस कम हो गई, लेकिन एक और एक्स्ट्रा हमें नंबर ऑफ फ्रिंज मिल गई, यानी नंबर ऑफ फ्रिंज बढ़ गई। ऐसे करते करते लैम्बडा कर देते हैं, यानी हम डिस्टेंस 1 कर देते हैं, तो क्या होगा, नंबर ऑफ फ्रिंज वापस से बढ़ जाएगी, ये रही एक एक्स्ट्रा मिल गई, लेकिन ये जो रेडियस है ये रेडियस और कम हो गई। ठीक है, यानी एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां से हमें समझ में आती है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ फ्रिंजेस तो बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है एज डी इंक्रीजेस, हम डी बढ़ाते जाएंगे, डी बढ़ाते जाएंगे 0.25, 0.751, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस तो इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन उसके सामने क्या हो जाएगा, उनका जो रेडियस है वो डिक्रीज होता जाएगा। रेडियस कैसा होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और ऐसे 2 लैम्बडा कर सकते हैं, 3 लैम्बडा कर सकते हैं, ऐसे करते करते nth जो हमारी फ्रिंज आएगी उसकी रेडियस कितनी होगी वो अगर जानना है तो उसका ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इसका कोई डेरिवेशन है नहीं हमारे सिलेबस में। r ऑफ n यानी क्या, nth नंबर की जो फ्रिंज है उसका रेडियस का फॉर्मूला है d_n लैम्बडा डिवाइड बाय स्मॉल d, जहां पे ये जो d है, ये कैपिटल D वो होगा डिस्टेंस जो टेलीस्कोप था हमारा और पॉइंट O के बीच का। वो डिस्टेंस अगर मैं डायग्राम से बताऊं आपको तो यहां पे हम देख सकते हैं, ये रहा O और ये जो हमारा टेलीस्कोप है उसका डिस्टेंस हम कैपिटल D बोल देंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी हमें। आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा, और यहाँ पे जो n है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, यानी कौन से नंबर की फ्रिंज का हमें रेडियस देखना है। तो n की जगह पे हम 1 2 3 4 5 6 ले सकते हैं। अगर n की जगह 6 रखा तो हमें 6 नंबर की जो फ्रिंज है उसका रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से लैम्बडा क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया लाइट का, जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हैं। डी क्या हो गया, डी डिस्टेंस हो गया, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला मिरर और वर्चुअल इमेज जो मिरर की है उसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो इससे हम क्या ढूंढ सकते हैं, रेडियस ढूंढ सकते हैं।
आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है उसमें कौन से तरीके की फ्रिंजेस मिलती है। तो फर्स्ट टाइप की जो फ्रिंज है वो होती है सर्कुलर फ्रिंज। अब सर्कुलर फ्रिंज मिलने की कंडीशन क्या है, तो नंबर 1 कंडीशन होती है कि ये जो M1 और M2 है वो दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें इसका वर्चुअल इमेज M1 के जस्ट नीचे मिलेगा जिसे हम M2 डैश बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों पैरेलल है तो D1 डिस्टेंस यहां से मान लिया, D2 डिस्टेंस यहां से मान लिया, तो डेल्टा D यानी D1 माइनस D2 या D2 माइनस D1 डेल्टा D कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो सर्कुलर फ्रिंजेस मिलने की कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन है। पहला तो ये दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, जिसके कारण डेल्टा D जो है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब जाके हमें ऐसा कुछ सर्कुलर फ्रिंज मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइप की फ्रिंज आती है लोकलाइज्ड फ्रिंज। अब लोकलाइज्ड फ्रिंज मिलने की कंडीशन क्या है, ये दोनों के बीच का एंगल 90 नहीं होना चाहिए। तो यहां पे मैंने लिखा है दोनों के बीच का एंगल 90 नहीं होना चाहिए। अगर 90 नहीं है तो ऐसे पैरेलल हमें इमेज, इसका इमेज हमें ऐसे पैरेलल नहीं मिलेगा, इसका इमेज हमें ऐसे मिलेगा। ठीक है, ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, एंगल 90 नहीं होगा दोनों मिरर के बीच का, तब हमें ऐसा भी इमेज मिलेगा, ऐसा भी M2 का इमेज मिलेगा। मान लेते हैं ये D1 है, ये D2 है, ये केस में डेल्टा D अगर फाइंड करेंगे तो नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। यहाँ पे मान लेते हैं D1 ये है, D2 ये है, तो डेल्टा D अगर फाइंड करेंगे तो 0 तो नहीं आएगा, अलग अलग डिस्टेंस है दोनों के, इसलिए। दूसरी कंडीशन कौन सी हो गई कि डेल्टा D का वैल्यू 0 नहीं होगा, तब जाके हमें लोकलाइज्ड फ्रिंज मिलेगी। और लोकलाइज्ड फ्रिंज कुछ ऐसी मिलती है, इसको बोलते हैं हम हाइपरबोलिक फ्रिंज। ये हमारी टूवर्ड्स राइट साइड है, ये टूवर्ड्स लेफ्ट साइड है, ये टूवर्ड्स हमारी ये राइट साइड है और ये टूवर्ड्स लेफ्ट साइड है, इसे लोकलाइज्ड आइसफ्रिंजेस बोल देंगे। आखिरी फ्रिंज आती है स्ट्रेट फ्रिंज। ठीक है, स्ट्रेट फ्रिंज के लिए वापस से कंडीशन कौन सी है, ये दोनों 90 नहीं होने चाहिए, कैसे भी होने चाहिए, तो ये 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी एक बात, अगर 90 डिग्री नहीं है तो ऐसे भी इमेज बन सकता है, ऐसे भी इमेज बन सकता है, यानी M1 और M2 डैश, M1 और M2 डैश दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसे बोल देंगे नॉन इंटरसेक्टिंग। अब जब दोनों 90 नहीं होंगे तब ये जो M2 डैश है उसका इमेज, वर्चुअल इमेज ऐसे भी तो मिल सकता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों का, M2 डैश और M1 का, तो इसे इंटरसेक्टिंग बोल देंगे। ये डिस्टेंस को D1 बोल देंगे, ये डिस्टेंस को D2 बोल देंगे, दोनों डिस्टेंस बराबर है नहीं, तो दोनों में से एक दूसरे को माइनस करेंगे तो डेल्टा D बराबर 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब दोनों मिरर के बीच का एंगल 90 नहीं होगा, ठीक है, और बाद में डेल्टा D अगर 0 नहीं होगा, तो हमें ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। ये कब मिलेगा, जब इमेज इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये कब मिलेगा, जब इमेज इंटरसेक्ट करेगा। और ऐसा कुछ लीनियर फ्रिंज हमें देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ लेते हैं। अब इसके देख लेते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर के फीचर्स, या फिर समरी बोल सकते हैं, ऐसे ही हमें एग्जाम में लिखना है। पहली चीज कि जो सेंट्रल फ्रिंज होगी वो हमेशा कैसी होगी, डार्क होगी। हम देख चुके हैं D बराबर 0, ओवरलैप करेंगे तो डार्क आ जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ फ्रिंज बढ़ती जाएगी, रेडियस कम होती जाएगी। नेक्स्ट है, जो फ्रिंजेस हमें मिलती है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में उसे हम हेडिज फ्रिंजेस बोलते हैं, यानी कि इक्वल इंक्लिनेशन वाली फ्रिंज, इक्वल इंक्लिनेशन, सबका एंगल सेम हो, ऐसी फ्रिंजेस को हम क्या बोल देंगे, हेडिंग फ्रिंजेस बोल देंगे। नेक्स्ट हमने देखा है कि अगर हमें रेडियस ढूंढना है nth नंबर ऑफ फ्रिंजेस का, तो ये वाला फॉर्मूला अभी हम देख चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे हमने देखा है फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जब D बराबर 0 होगा, यानी दोनों M1 और M2 डैश ओवरलैप करेंगे, तो हमें कैसा पैटर्न मिलेगा, डार्क मिल जाएगा। ठीक है, बाद में हमने देखा कि जैसे जैसे D को इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस इंक्रीज होते जाएंगे। नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैसे होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, लेकिन रेडियस जो फ्रिंजेस की है वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि जब एंगल थीटा बराबर 0, ये कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल बिटवीन M1 एंड M2 डैश की बात हो रही है। यहाँ पे M1 और M2 डैश की, M1 और M2 डैश, ये कितना एंगल है, M1 और M2 डैश, थीटा बराबर 0 है। ठीक है, तो जब थीटा बराबर 0 होगा तब हमें क्या मिलेगा, थीटा बराबर 0 होगा तब हमें मिलेगा सर्कुलर फ्रिंजेस। बात सही है, थीटा बराबर 0 है, ये थीटा अलग है, ये दोनों के बीच का है। ये M1 और M2 का थीटा बराबर 0 होगा तो सर्कुलर फ्रिंज मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। जब थीटा बराबर 0 नहीं होगा, थीटा किसकी बात हो रही है, वापस से
वापस से थीटा किसकी बात हो रही है, m1 और m2 की बात हो रही है। ये थीटा बराबर 0 नहीं है, कुछ एंगल है, ये कुछ एंगल है। यहाँ पे एंगल कितना था, 0 था, कुछ एंगल है। तो जब थीटा बराबर 0 नहीं होगा तब ये भी हमें मिल सकता है लोकलाइज फ्रिंज, और हमें स्ट्रेट फ्रिंज भी मिल सकती है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है। तो थीटा बराबर 0 नहीं है तब हमें लोकलाइज फ्रिंज यानी हाइपरबोलिक फ्रिंज भी मिल सकती है, या फिर लीनियर फ्रिंज भी मिल सकती है। लोकलाइज फ्रिंज को हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज फ्रिंज को हाइपरबोलिक फ्रिंज। तो ये दोनों में से एक फ्रिंज हमें मिल सकती है। और अंत में हमें लिख के आना है कि अगर हम वाइट लाइट का यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो भी फ्रिंजेस मिलेगी वो कलरफुल मिलेगी, कलरफुल मिलेगी, जिससे करके हमें इंटरफेरेंस प्रॉपरली मिल पाएगा नहीं। तो इतनी बात हम अगर लिख के आते हैं तो हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।